नमस्ते दोस्तों। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं यूपी बोर्ड क्लास 12th फिजिक्स का अनसॉल्व पेपर, जिसमें से अभी तक हम लोग 2025 के सेट 6 तक मतलब 6 सेट कंप्लीटली सॉल्व कर चुके हैं। आप क्लास 12th यूपी बोर्ड क्लास 12 फिजिक्स वाले प्लेलिस्ट में जाकर एक एक करके जो है सारी वीडियो सभी वीडियो लगभग 3 पार्ट में मिलेंगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है तो फिर एक एक घंटे की वीडियोज बनती हैं। तो आज हम सेट 7 शुरू करने वाले हैं और ये भी वीडियो भी लगभग 3 पार्ट में जाएगी। उसके बाद जो है 2024 शुरू करेंगे। तो चलिए सेट 7 के पहले बहुविकल्पीय वाले क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का क्या है, कह रहा है कि यदि ध्रुवण कोण थीटा 1 तथा क्रांतिक कोण थीटा 2, तब तो इसमें से कुछ ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन में बता देता हूँ। इसमें रिलेशन पूछा है, पहला दिया है tan थीटा 1 इक्वल टू साइन थीटा 2, tan थीटा 1 इक्वल टू कॉस थीटा 2, cot थीटा 1 इक्वल टू साइन थीटा 2 और cot थीटा 1 इक्वल टू कॉस थीटा। तो पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर जो है ऑप्शन मैच करते हैं। ध्रुवण कोण को याद होगा, हम लिखते हैं आईपी से या फिर आईबी से। ब्रूस्टर का नियम अगर पढ़ा है प्रकाश के ध्रुवण वाले चैप्टर में, तो इसका जो फार्मूला होता है म्यू बराबर tan आईपी, मतलब ध्रुवण कोण। एक मिनट, चलो, म्यू बराबर tan आईपी और यहाँ पे ध्रुवण कोण आईपी को किससे दिया गया है, थीटा 1 से। हम लिख दें म्यू बराबर tan थीटा 1। इसके बाद क्रांतिक कोण को हम लोग किससे लिखते थे, सी से। तो अगर आपको याद हो तो क्रांतिक कोण और इसमें संबंध, डायरेक्ट संबंध होता है साइन सी बराबर 1/म्यू। तो क्रांतिक कोण को हम किससे लिख देंगे, साइन थीटा 1 से। यहाँ से म्यू की वैल्यू निकाल लो। तो पूरा डिटेल में नहीं करने वाला हूँ, आपको ये रिलेशन पता होना चाहिए। साइन थीटा बराबर होता है 1/म्यू। म्यू क्या होता है, याद होगा ना, जब किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है प्रकाश की किरण, तो एक ऐसा कोण होता है जिसे हम क्रांतिक कोण कहते हैं, और उस पर अपवर्तन कोण जो है 90 डिग्री हो जाता है, उसको हम क्रांतिक कोण कहते हैं। तो यहाँ पे म्यू बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा 1। स्नेल का नियम लगाएंगे, 1/sin θ1। म्यू बराबर 1/sin θ1। तो म्यू की जगह पर रखो 1/sin θ1। 1/sin θ1 बराबर tan θ2 है ना, क्रांतिक कोण को θ2 से लिखा गया है, sin θ2 तो बराबर tan θ1। अब देखो 1/sin θ होता है cosec थीटा, लेकिन ऑप्शन में कहीं पे cosec थीटा दिया नहीं गया है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को रिवर्स कर देंगे। sin θ2 ऊपर चला जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 1/tan θ1। 1/tan θ1 क्या होता है, tan थीटा क्या होता है, cot थीटा। बार बार θ1 क्यों लिख रहा हूं मैं। तो sin θ2 बराबर हो जाएगा 1/tan θ cot थीटा। तो cot θ1, ये वाला ऑप्शन आप ढूंढ लो, जो भी होगा सही हो जाएगा। रूटर का नियम पता होगा ना, कौन सा ऑप्शन इसमें से सही होगा। tan थीटा बराबर tan θ1 बराबर sin θ2। तो tan तो है नहीं, cot θ1 बराबर sin θ2। ऑप्शन सी देखो, cot θ1 बराबर sin θ2। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसके, ऑप्शन ठीक। ठीक है, ब्रूस्टर का नियम याद रखना। और जो सघन माध्यम का अपवर्तनांक होता है म्यू, और विरल माध्यम में जब ये जाता है तो क्रांतिक कोण वाला ये संबंध पढ़ा होगा आपने, जब प्रकाश CIR पढ़ा होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तो वहां पे ये चीज पढ़ाई जाती है आपको। ठीक है, नहीं याद है तो देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति जीटा परमताप T के साथ बदलती है। तो चुंबकीय प्रवृत्ति जीटा जो है वो कैसे बदलती है, ये डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है परमताप के। क्यूरी लॉ, पहले देखो सिलेबस में पहली बात ये है नहीं, ये जो पहले पृथ्वी का चुंबकत्व या फिर क्यूरी लॉ ये सब था, ये सब सिलेबस से हटा दिया गया है, लेकिन क्वेश्चन आ गया है तो आपको इतना पता होना चाहिए। जैसे जैसे हम तापमान बढ़ाते हैं, चुंबकीय प्रवृत्ति अनुचुंबकीय पदार्थ की घटती जाती है। तो अगर इसको टी को ऊपर ले जाओगे तो जीटा बराबर जीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, टी इनवर्स। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यूरी लॉ होता है, आप सर्च करेंगे या फिर पढ़े होंगे तो पढ़ा होगा इसी वक्त। तो ऑप्शन कौन सा है इसमें, दूसरा ऑप्शन, जीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी इनवर्स, ऑप्शन बी है। ठीक है, डायरेक्ट याद रखना है, इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है परमताप के, बस। किसी आवेश वाहक की गतिशीलता म्यू का अनुगमन वेग vd तथा वैद्युत क्षेत्र E से सही संबंध है। तो देखो गतिशीलता परिभाषित ही कैसे किया जाता है, किसी चालक
के सिरों के बीच लगाए गए वैद्युत क्षेत्र के रिस्पेक्ट में किस सापेक्ष कितना अनुगमन वेग इलेक्ट्रॉनों को मिलता है, तो उसी को हम गतिशीलता कहते हैं। तो म्यू बराबर बनता है वीडी अपॉन ई। कितने वैद्युत क्षेत्र पे कितनी गतिशीलता मिल रही है, इसी को डिफाइन किया गया है गतिशीलता। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन देख लो, सीधा फार्मूला याद रखना है इसको, म्यू बराबर वीडी अपॉन ई। पहला ऑप्शन ही सही है, ऑप्शन ए। फिर चौथा पार्ट है घा। 1 गीगाहर्ट्ज की आवृत्ति वैद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के किस क्षेत्र के संगत है? तो वैद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम पढ़ा होगा आपने। सबसे पहले आता है गामा रेज, गामा किरण, चलो हिंदी में लिख दे रहा हूँ, गामा किरण। फिर उसके बाद क्या आता है? एक्स किरण, एक्स किरण। फिर उसके बाद आता है परावैंगनी, परावैंगनी। फिर दृश्य तरंगे आती हैं, दृश्य तरंगे। और उसके बाद आता है औरक, इंफ्रारेड, औरक तरंगे। और उसके बाद आता है सूक्ष्म तरंगे, माइक्रोवेव, सूक्ष्म तरंगे। आपको सीक्वेंस याद रखना है, सूक्ष्म तरंगे और लास्ट में आता है आपका रेडियो तरंगे। ये 7 तरंगे जो है याद रखना है, रेडियो तरंगे। तो देखो, ये इसकी आवृत्ति की जो वो होती है, अभी मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूँ कैसे याद करना, ये सब बता दूंगा अगर किसी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में मिलेगा तो, और उसे मिलेगा भी, आगे मिलके चल के मिलेगा। तो रेडियो तरंग की होती है 10 की घात 3 हर्ट्ज से 10 की घात 8 हर्ट्ज तक। दिख रहा है यहाँ तक? ठीक है, दिख रहा है। 10 की घात 8 हर्ट्ज तक। उसके बाद जो है सूक्ष्म तरंग की होती है 10 की घात 8 से 10 की घात 11, 10 की घात 11 हर्ट्ज। फिर इसके बाद औरत की होती है 10 की घात 11 से 10 की घात 14, 10 की घात 14 से 10 की घात 16। दृश्य तरंगें तो 10 की घात 14 में ही रहती हैं। यहाँ पे 10 की घात 14 से 10 की घात 16, 16 से फिर 19, 19 से बड़ी जो है ये हो जाती है। ये लॉन्ग आंसर में बता दें। देखो अब ये गीगा हर्ट्ज दिया है, 1 गीगा हर्ट्ज बराबर कितना होता है, इसको हर्ट्ज में अगर बदलो, क्योंकि हमें जो हम याद करते हैं फ्रीक्वेंसी आवृत्ति वो किस में आ जाती है? हर्ट्ज में। 1 गीगा हर्ट्ज बराबर होता है 10 की घात 9 हर्ट्ज। अब इसमें 10 की घात 9 किस रेंज में आएगा? वैसे आएगा सूक्ष्म तरंगों में, सूक्ष्म तरंगें होनी चाहिए, लेकिन ऑप्शन देखेंगे जब आप इस क्वेश्चन का, तो परावैंगनी दिया है, रेडियो है, दृश्य किरणें हैं, एक्स किरणें हैं। तो ये दोनों सूक्ष्म तरंगे और रेडियो तरंगे लगभग एक ही कैटेगरी में, इन्हीं इन दोनों को एक ही पार्ट माना जाता है। तो अगर सूक्ष्म तरंगे ऑप्शन में होता तो हम सूक्ष्म तरंगे लगाते, लेकिन ऑप्शन में है नहीं तो कौन सा लगाएंगे? रेडियो तरंगे। ठीक है, 10 की घात 9 इसी के आसपास है। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी रेडियो तरंगे, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा इसके लिए। ठीक है, सूक्ष्म तरंगे है नहीं, अगर सूक्ष्म तरंगे होता तो ज्यादा करेक्ट क्या होता? सूक्ष्म तरंगे होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का अंक 5वां पार्ट है। किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के विभवांतर तथा धारा को क्रमशः V बराबर 100 sin 100t वोल्ट तथा I बराबर 100 sin 100t प्लस पाई बाई 3 मिली एम्पियर से प्रदर्शित किया गया है। परिपथ में वह वैद्युत शक्ति होगी। तो आपने प्रत्यावर्ती धारा वाले चैप्टर में परिपथ में वह वैद्युत शक्ति या फिर इलेक्ट्रिकल पावर का जो फार्मूला पढ़ा होगा, P बराबर आई आर एम एस वी आर एम एस कॉस फाई, ये चीज पढ़ा होगा। फाई क्या होता है? दोनों में विभवांतर और धारा में कलांतर। तो ये यहाँ पे जो 100t प्लस पाई बाई 3 है, तो ये होता है आपका कलांतर फाई, प्रारंभिक कलांतर जो होता है। पाई बराबर क्या हो जाएगा? पाई बाई 3। और आई आर एम एस वी आर एम एस क्या होते हैं? तो यहाँ पे ये जो होता है अधिकतम वैल्यू होती है। आई आर एम एस का फार्मूला पढ़ा होगा आपने, आई आर एम एस बराबर आई नॉट बाई रूट टू, आई नॉट बाई रूट टू। और वी आर एम एस बराबर वी नॉट बाई रूट टू। देखो, बहुविकल्पीय प्रश्न में सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं मिलेंगे कि आप देख के टिक कर दोगे, कुछ में कैलकुलेशन करनी पड़ेगी थोड़ी बहुत। अब समझाने के लिए मैं ये सारी चीजें लिख रहा हूँ, नहीं तो डायरेक्ट इसमें हम लिख के जो है कर सकते हैं। आप ये मत सोचो कि बहुविकल्पीय है इतना बड़ा है, तो आप डायरेक्ट वी आर एम एस आई आर एम एस लिखिए अगर लिख सकते हैं तो। आई आर एम एस क्या हो जाएगा? 100। लेकिन यहाँ एक बात यहाँ पे ध्यान रखना, मिली एम्पियर में दिया गया है। वैसे भी आप सोच दिमाग लगाए कि ये जो मैक्सिमम पीक वैल्यू, जो शिखर मान, धारा का शिखर मान होता है ये 100, तो शिखर मान 100 एम्पियर थोड़ी ना होगा। वोल्टेज ही अधिकतम, विभवांतर का अधिकतम मान 100 वोल्ट है, तो धारा कहाँ से 100 एम्पियर हो जाएगी? मिली एम्पियर में दिया गया है, तो 100 एम्पियर को हम
तो हम लिखेंगे आई नॉट बराबर क्या दिया गया है, 100 मिली एम्पियर दिया है, तो इसको एम्पियर में करोगे तो 100 × 10⁻³ 10⁻³ से जब डिवाइड करोगे, 10 की घात नीचे जाएगा तो 1000 बन जाएगा। एक बार कर ही दे रहा हूँ, 100/1000 ये नीचे चला जाएगा, तो 2 जीरो हटाओगे, 1/10 मतलब 0.1 एम्पियर। तो देख लो धारा कितना कमा रहा है, 0.1 एम्पियर आई नॉट की वैल्यू। तो आई आर एम एस बराबर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिखे हम, और वी नॉट की वैल्यू तो है ही, ये 100 वोल्ट शिखर मान विभव का 100 वोल्ट। तो अब सीधा सीधा फार्मूले में लिखते हैं, ठीक है। पी बराबर आई आर एम एस तुम्हारा आई नॉट बाई √2, तो आई नॉट कितना है 0.1 एम्पियर बटे √2 गुणे वी आर एम एस। वी आर एम एस कितना हो जाएगा, वी नॉट बटे √2 होता है, वी नॉट कितना है 100 वोल्ट अपॉन √2 इंटू cos 5 मतलब cos π/3 इसका मतलब क्या है, π/3 को क्या बोलेंगे 60 डिग्री ना, 3×18 180 रखोगे पाई की जगह पे तो 60 डिग्री आ जाएगा। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। अब देखो √2 गुणे √2 तो ये हो जाएगा 2, और 2 गुणे 2 4, तो 4 से इसको काटोगे तो 25 आ जाएगा, ठीक है। 4 दूनी 8 और 2 बचेगा, 4×5 = 20, 25 गुणे 0.1 करोगे तो एक अंक पे दशमलव लग जाएगा, 2.5। और शक्ति है, शक्ति का मात्रक क्या होता है वाट, 2.5 वाट। अब यहाँ पे गलती मत करना, इसको 100 अगर रख दिया तुमने, मिली एम्पियर दिया है, डायरेक्ट अगर आई नॉट की वैल्यू 100 रख दिया किसी ने, तो फिर आंसर गलत आ जाएगा, और मैच कर गया उसमें ऑप्शन में तो फिर गलत करके आ जाओगे। तो कौन सा 2.5 वाट, पार्ट बी सही, पार्ट बी सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है एक कच्चा, इसमें देखने क्या करना है, हाइड्रोजन परमाणु में आर त्रिज्या की कक्षा में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा प्रदर्शित होती है। तो गतिज ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की अगर आपने फार्मूला रटा हुआ है, तो ये जो ऑप्शन में देखो ध्यान से क्या क्या ऑप्शन में दिया गया, 1/4πε0 E²/r, -1/4πε0 E²/r, ऐसे एक बार E²/2r, माइनस का प्लस का ऐसे करके दिया गया है ऑप्शन। तो ये वाला फार्मूला तो आपने रटा नहीं होगा, कहीं पे देखा नहीं होगा, अगर देखा है तो अच्छी बात है। काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला आप रटते हैं क्या होता है, mz² e⁴ अपॉन 8h²ε0² n²। ये वाला फार्मूला अगर याद किया होगा किसी ने, वैसे हम निकाल लेते हैं, डेरिवेशन में ही पूछा जाता है कहीं पे, ना तो इस पे न्यूमेरिकल बनता है और ना ही तुम्हें इसका कभी कभी आता है डेरिवेशन में, लॉन्ग आंसर में। तो डेरिवेशन कर लेते हैं हम, उसका तरीका होता है, बताएंगे आगे जहां जरूरत पड़ेगी। लेकिन जो ऑप्शन दिया गया है इससे तो कहीं दूर दूर तक मैच नहीं कर रहा है, 1/4πε0 E²/z²। तो देखो कैसे करेंगे, हाइड्रोजन परमाणु में जो है इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के चारों तरफ गति करते हैं, इलेक्ट्रॉन इस पर जो है ई के बराबर एक प्रोटॉन होता है हाइड्रोजन परमाणु में, और एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये इनके बीच में इस पे धनावेश है, इस पे ऋणावेश। तो आपने देखा होगा जब बोर का परमाणु मॉडल पढ़ा होगा या फिर रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, तो इनके बीच में जो, क्योंकि ये वृत्ताकार गति करता है, रदरफोर्ड ने बताया था इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ वृत्ताकार गति करता है, तो वृत्ताकार गति करने के लिए अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होती है। और अभिकेंद्र बल कहाँ से मिलता है, इनके बीच में जो वैद्युत बल लगता है, वैद्युत स्थैतिक बल, 1/4πε0 Q1 Q2/r² पढ़ा ना। तो अगर इसकी त्रिज्या स्मॉल r दी गई है, तो इनके बीच जो अभिकेंद्र सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, अभिकेंद्र बल, वो बराबर होता है किसके, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक वैद्युत बल के बराबर होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स क्लास 11 में पढ़ा होगा mv²/r, और वैद्युत स्थैतिक बल 1/4πε0 Q1 Q2। तो Q1 क्या है, ई, इस पर एक इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज नाभिक पर, प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन ये भी है, तो ई इंटू ई, Q1 भी ई है और Q2 भी ई है। हाइड्रोजन के नाभिक में एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन है, तो ई इंटू ए, साइन नहीं रखना होता है, बल वाले फार्मूले में पढ़ा होगा। और इनके बीच की दूरी कितनी है, r²। तो एक r से r काट दो, हमें तो गतिज ऊर्जा चाहिए, ये क्या हम निकाल रहे हैं, mv², गतिज ऊर्जा क्या होता है, हाफ mv²। अब क्या करेंगे, इसको हाफ mv² बनाने के लिए दोनों पक्षों में 2 से भाग कर देंगे, दोनों पक्षों में 2 से भाग करने पर, 2 से भाग करने पर तो क्या हो जाएगा, 2 से करोगे तो 1/2 mv² ये बन जाएगा, और यहाँ पे 2 से करोगे जब, तो ऑप्शन में दिखा r के साथ 2 लगा हुआ है, तो इसको 1/4πε0 ऐसे रहने दो, और e इंटू ई² हो जाएगा अपॉन 2r जो 2 से भाग किया, और यही हाफ mv² को ही हम क्या बोलते हैं, गतिज ऊर्जा।
तो ये वाला ऑप्शन जिसमें होगा वो सही हो जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई² बाई 2r और प्लस का, क्योंकि एक ऑप्शन माइनस में भी तुम्हें मिलेगा। सी वाला माइनस में है, डी वाला प्लस का है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा। ये वाला जब डेरिवेशन करने के लिए कहता है तब हम करते हैं। बाकी ये जो ऑप्शन दिया था, ऑप्शन के हिसाब से यहाँ से आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। जैसे कराया जाता है, जब त्रिज्या निकालते हैं तो यहीं से कॉन्सेप्ट शुरू होता है। तो अगर कॉन्सेप्ट किसी को क्लियर पता है तो वही कर पाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी 6 क्वेश्चन होते हैं, एक एक नंबर के, जैसे बहुविकल्पीय 6 होते हैं वैसे एक एक नंबर के 6 क्वेश्चन होते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के किन्हीं दो अनुप्रयोग का उल्लेख कीजिए। पूर्ण आंतरिक परावर्तन TIR पढ़ा होगा आपने, इनके प्रयोग क्या क्या होते हैं। तो एक तो तुम्हारे सिलेबस में ही है सबसे प्रकाशिक तंतु ऑप्टिकल फाइबर में, प्रकाशिक तंत्र संचार व्यवस्था में, इसको हम जो आप हाई स्पीड इंटरनेट यूज करते हैं वो इसी की देन है। प्रकाशिक तंत्र ऑप्टिकल फाइबर बोलते हैं, सुना होगा। अगर आपके घर में वाईफाई लगा हुआ है तो वाईफाई में जो तार आया है वो प्रकाशिक तंत्र ऑप्टिकल फाइबर ही होता है। फिर दूसरा प्रयोग लिख सकते हैं, एक एक नंबर का है तो सिर्फ प्रयोग का नाम लिख देना है। दूसरा प्रयोग देखो, एक तो डेकोरेशन में, सजावट में यूज हो जाता है, तो इसको मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा यहाँ पे, सजावट में। और तीसरा चिकित्सा क्षेत्र में भी यूज होता है, एंडोस्कोपी वगैरह में, चिकित्सा क्षेत्र में। ये सब लिख सकते हैं, कोई दो लिख दीजिए, आप तीनों लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अर्धचालकों में डोपिंग, डोपिंग का क्या अर्थ है। तो डोपिंग क्या होती है, आपको शुद्ध अर्धचालक, जैसे मान लीजिए आपके पास सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ये सब शुद्ध अर्धचालक हैं। इनमें जब कोई हम त्रिसंयोजी या पंचसंयोजी, मतलब ट्राइवैलेंट या पेंटावैलेंट तत्व कोई मिक्स करते हैं, मिश्रित करते हैं, तो उस प्रोसेस को, उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, डोपिंग। तो इसमें क्या लिखेंगे, जब किसी शुद्ध अर्धचालक में, आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं सिलिकॉन या जर्मेनियम में, हम कोई त्रिसंयोजी या पंचसंयोजी तत्व मिश्रित करते हैं, मिक्स करते हैं, उसका मिक्स करने का प्रोसेस होता है, मिश्रित करते हैं, तो उस घटना को हम क्या कहते हैं, डोपिंग। जब हम त्रिसंयोजी तत्व मिश्रित करते हैं तो जो अर्धचालक बनता है उसको क्या बोलते हैं, पी टाइप अर्धचालक। और जब हम पंचसंयोजी यानी कि पेंटावैलेंट मिश्रित करते हैं, उसमें मिक्स करते हैं, तो जो अर्धचालक बनता है उसे हम एन टाइप अर्धचालक कहते हैं। तो आपने ये पढ़ा होगा, तो लिख लीजिए, बस ये इसमें लिखना है 2 लाइन, और एग्जाम्पल दे दीजिएगा सिलिकॉन या जर्मेनियम का। ठीक है, फिर गा में क्या रखेंगे, प्रकाश वैद्युत प्रभाव में निरोधी विभव का क्या अर्थ है। तो निरोधी विभव की डेफिनेशन मैं बोल दे रहा हूँ, लिख लीजिए इसको भी। निरोधी विभव क्या होता है, आपने फोटो करंट वाला, अगर प्रकाश वैद्युत धारा वाला एक्सपेरिमेंट पढ़ा हो, यहाँ पे कैथोड होता है, इधर एनोड होता है, मैं पूरा नहीं बनाने वाला हूँ। तो एनोड पर वह न्यूनतम ऋणात्मक विभव, एनोड पर लगाया गया वह न्यूनतम ऋणात्मक विभव, जिससे कि इसमें जो फोटो करंट, प्रकाश वैद्युत धारा होती है, वो रुक जाए। सही से लिख लीजिए, एनोड पर लगाया गया वह न्यूनतम ऋणात्मक विभव जिससे फोटो करंट शून्य हो जाए, उस विभव को हम क्या बोलते हैं, निरोधी विभव, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, अगर फार्मूला लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, V बराबर होता है के ई मैक्स, अधिकतम गतिज ऊर्जा बटे ई, ये फार्मूला होता है इसका। ठीक है, तो एक लाइन का डेफिनेशन है, चाहो तो फार्मूला याद आ रहा है तो लिख दो। फिर अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का घ। एक समान वैद्युत क्षेत्र E बराबर 4I कैप प्लस 3J कैप वोल्ट प्रति मीटर में स्थित पृष्ठ A बराबर 2J मीटर स्क्वायर से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। तो वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला पता होगा, E डॉट ए, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में दिया है तो ये cos थीटा नहीं लिखना है, E डॉट ए, दोनों वेक्टर को लिख दो। E की जगह पे क्या है, 4I कैप प्लस 3J कैप, डॉट ए क्या है, 2J कैप। तो अब अगर डॉट प्रोडक्ट निकालना आता है आपको, डॉट प्रोडक्ट मतलब अदिश गुणनफल, तो अगर आई का आई से गुणा करते हैं, जे का जे के साथ गुणा करते हैं, आई का यहाँ पे कोई कंपोनेंट नहीं है क्षेत्रफल में, तो 0 मान लेंगे। तो ऐसे लिख दो इसको, 2J को कैसे लिखोगे, 0I कैप प्लस 2J कैप, ऐसे लिख दो। तो 4 का 0 से आई का आई के साथ गुणा करते हैं, जे का जे के साथ गुणा करते हैं, तो 4 गुणे 0 0 हो जाएगा, और 3 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 6। ये हो जाएगा आपका 0 प्लस 6, 6। और मात्रक क्या हो जाएगा, देखो इसका वोल्ट पर मीटर दिया है, इसका मीटर स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मीटर से मीटर कटेगा, ऊपर वोल्ट मीटर बचेगा, 6 वोल्ट मीटर।
ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, सीधा सीधा डॉट प्रोडक्ट करना था और डॉट प्रोडक्ट करना आना चाहिए। आई का आई के साथ, जे का जे के साथ। आई वाला कंपोनेंट नहीं था तो उसको हमने जीरो मान लिया। 4 का जीरो से गुणा किया, जीरो हो गया। 3 का 2 से गुणा किया, 6 वोल्ट मीटर वैद्युत फ्लक्स बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 का अंग, पांचवा पार्ट। गैल्वेनोमापी को वोल्ट मापी में कैसे रूपांतरित करते हैं? तो ये सिंपल सा है। गैल्वेनोमीटर अगर आपके पास है तो इसके श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध जोड़ देते हैं तो वो क्या बन जाता है? वोल्ट मीटर। वोल्ट मापी जिसे बोल रहे हो आप, वोल्ट मीटर में बदल जाएगा। ये क्या है? उच्च प्रतिरोध। तो कैसे लिखोगे? तो कैसे लिखोगे? गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध जोड़कर जो है गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में रूपांतरित करते हैं। चाहो तो ये बना सकते हो और इस स्टेटमेंट को लिख देना है। फिर अगला क्वेश्चन है वाटहीन धारा से क्या तात्पर्य है? तो वाटहीन धारा, ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है, करा चुका हूँ, एक बार फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, लिख लो। देखो, प्रत्यावर्ती धारा में अगर शक्ति क्षय, जिसको हम पावर लॉस कहते हैं, पावर लॉस जीरो हो जाए तो उस समय जो धारा प्रवाहित होती है उसको हम वाटहीन धारा कहते हैं। कैसे लिखोगे? प्रत्यावर्ती धारा में जब शक्ति क्षय शून्य हो तो उस धारा को हम वाटहीन धारा कहते हैं। और ये ऐसा कब होता है? जब परिपथ में केवल संधारित्र या केवल प्रेरकत्व लगे हों, क्योंकि लॉस, जो धारा का लॉस होता है ना, वो प्रतिरोध के कारण होता है। तो अगर परिपथ में केवल प्रेरकत्व और केवल संधारित्र हो तो जो है उस समय जो शक्ति लॉस, पावर लॉस जीरो होती है, उस समय धारा को हम क्या बोलते हैं? वाटहीन धारा। ऐसा हालांकि संभव नहीं है, क्योंकि आप सर्किट बनाओगे जिसमें तार यूज ही होगा, उसका कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा। तो शक्ति लॉस, कभी पावर लॉस जो है जीरो नहीं हो सकता है। लेकिन बताया जाता है तो ये कब होगा? जब परिपथ में सिर्फ प्रेरकत्व लगा हो या प्रेरण लगा हो, क्या बोलते हैं इसको, प्रेरकत्व और या संधारित्र लगा हो, तो उस समय पे धारा को हम वाटहीन धारा कहेंगे। और एक चीज और लिख सकते हो चाहो तो, कलांतर ये तब होता है जब फाई का मान कितना हो? 90 डिग्री। जब फाई की वैल्यू 90 डिग्री होती है उस समय पावर लॉस जीरो होता है, क्योंकि शक्ति गुणांक क्या हो जाता है? शक्ति गुणांक क्या होता है? कॉस फाई, और कॉस फाई, कॉस 90 की वैल्यू जीरो हो जाएगी, और जीरो हो जाएगी तो पावर लॉस नहीं होता है। तो ये सब लिख सकते हैं आप। सीधा सीधा पहले वो लिखना है, वह प्रत्यावर्ती धारा जिसमें शक्ति क्षय शून्य होता है, उस धारा को हम वाटहीन धारा कहते हैं। और ये तब होता है जब परिपथ में केवल प्रेरकत्व या केवल संधारित्र लगे हों, उस समय होता है। और उस समय कलांतर, किसके बीच में कलांतर होता है? विभवांतर वोल्टेज और धारा के बीच का कलांतर 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ से दो दो नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। 4 क्वेश्चन होते हैं दो दो नंबर के, टोटल 8 नंबर होता है। तो पहला क्वेश्चन नंबर 3 का क्या है? कह रहा है दिए गए संधारित्रों के समायोजन की तुल्य धारिता तथा कुल संचित ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो 3 संधारित्र लगे हुए हैं और देखो, अब इनको यहाँ पे ऐसे डायरेक्टली देख के तो नहीं आपको समझ में आएगा कि कौन सा श्रेणी क्रम में है, कौन सा समांतर क्रम में। तो उसका तरीका मैं बता रहा हूँ, एक बार फिर से सर्किट को ड्रा करेंगे। देखो, यहाँ का विभवांतर बोल दो VA। ठीक है, अब ये VA है और फिर एक तार यहाँ से यहाँ जोड़ दिया गया, तो इसका भी विभवांतर क्या हो जाएगा? VA। इधर का विभवांतर बोल दो VB, और VB यहाँ है तो एक तार यहाँ से जुड़ा हुआ है, तो इस पॉइंट का भी विभवांतर क्या हो जाएगा? VB। तो दो ही पॉइंट हैं ओवरऑल, देखो सभी संधारित्र के, VABB, और ये VABB, और ये VABB। तो सभी संधारित्र जो है दो ही पॉइंट के अराउंड जुड़े हुए हैं। एक पॉइंट है तुम्हारा VA और यहाँ पे बना दो VB। तो पहला संधारित्र VA और VB के बीच 3 माइक्रोफैरेड का, यहाँ से ऐसे करो आप, हाँ 3 माइक्रोफैरेड। दूसरा संधारित्र ये भी VA और BB के बीच में जुड़ा हुआ है, 4 माइक्रोफैरेड का, 4 माइक्रोफैरेड। तीसरा संधारित्र ये भी देखोगे तो VA, एक प्लेट का विभवांतर VA और दूसरे एक प्लेट का विभव VA और दूसरे का विभव VB। ये भी VA और VB के बीच जुड़ा हुआ है, कितने का? 5 माइक्रोफैरेड। आपको क्लियर दिख रहा होगा, यहाँ से बैटरी लगा दो 2 वोल्ट का। तीनों अब समांतर में दिख रहे हैं, तो समांतर में संधारित्र का तुल्य प्रतिरोध की तुल्य धारिता कितना होता है? C इक्विवेलेंट बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। रेजिस्टेंस में, प्रतिरोध में अलग होता है 1/C1 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होता, अगर प्रतिरोध होता तो। लेकिन संधारित्र में उसका उल्टा होता है, जो जो प्रतिरोध में श्रेणी क्रम में होता है R1 प्लस R2 प्लस R3,
वो धारिता के केस में समांतर में होता है। तो कितना हो जाएगा? 3 माइक्रोफैरड, 3 प्लस 4 प्लस 5, तो कितना हो जाएगा? 5 4 9 3 12 माइक्रोफैरड। ये तो आपका तुल्य धारिता आ गया, 12 माइक्रोफैरड, एक आंसर हो गया आपका। ठीक है, समझेंगे तुल्य धारिता। कुल संचित ऊर्जा ज्ञात कीजिए। संचित ऊर्जा क्या होता है? हमें क्या क्या पता है? सी पता है, धारिता, और वोल्टेज दिया इसका, विभवांतर, इनके अक्रॉस कितना विभवांतर बैटरी, तो हाफ सी वी स्क्वायर, ये फार्मूला पता होगा आपको। सी की जगह पे अब ध्यान देना, यहाँ पे जब हम ऊर्जा निकालते हैं तो जूल में निकालते हैं और इसको एसआई यूनिट में रखेंगे, इंटरनेशनल यूनिट में। तो माइक्रो फैरेड को हम फैरेड में बदल लेंगे, 12 गुणे 10 की घात माइनस 6 क्या हो जाएगा? ठीक है, अब हाफ सी कितना है, टोटल सी कितना है? 12, ये तो 12 गुणे 10 की घात माइनस 6 वी स्क्वायर। विभवांतर कितना है सबके अक्रॉस? 2 वोल्ट, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। 2 से इसको काटो, 2 दूनी 4 हो गया, और u बराबर 12 दूनी 24, 24 गुणे 10 की घात माइनस 6। इस पे एक अंक पे दशमलव लगा के अगर लिखना चाहो आप तो 2.4 हो जाएगा। एक अंक पे दशमलव लगाए हैं तो क्या होगा? यहाँ पे ये वैल्यू छोटी हुई है, 24 से 2.4 हुई है, तो यहाँ पे क्या होगा? एक बढ़ाना पड़ेगा, -6 प्लस 1 करोगे तो -5 हो जाएगा। मात्रक क्या होगा? जूल में। ऊर्जा है ना, 2.4 गुणे 10 की घात माइनस 5 जूल, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार देख लो ध्यान से, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट देखो तो हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए, तो सर्किट को फिर से इस तरीके से ड्रा कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 का खा। प्रोटॉन तथा अल्फा कण को समान विभवांतर से त्वरित किया जाता है। कणों की डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य में अनुपात कीजिए, अनुपात ज्ञात कीजिए। और यही सेम क्वेश्चन मैंने याद नहीं किस सेट में था, लेकिन ये बहुविकल्पीय में आया हुआ था और कराया भी है। तो फिर से एक बार मैं देख लो, करा देता हूँ। अगर किसी विभवांतर से वी वोल्ट से त्वरित किया जा रहा है, तो उस समय जो दी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य का फार्मूला होता है, लैम्डा अपान बराबर एच अपान अंडर रूट 2 एम क्यू वी। यहाँ पे वी वेग नहीं है, विभवांतर है, ध्यान रखना। ये फार्मूला होता है। तो सबसे पहले अल्फा कण के लिए देखो, द्रव्यमान और आवेश, ये अगर हमें पता कर लें, क्योंकि विभवांतर तो सेम है और एच तो कांस्टेंट है ही, तो अल्फा कण के लिए क्या हो जाता है? अल्फा कण के लिए द्रव्यमान क्या होता है? चलो, मास ऑफ प्रोटॉन, तो ये मास ऑफ प्रोटॉन ही रहेगा। मास ऑफ प्रोटॉन, सॉरी, क्या दिमाग, प्रोटॉन के लिए पहले करेंगे ना, तो प्रोटॉन के लिए कर देते हैं। प्रोटॉन के लिए, प्रोटॉन का मास क्या होता है? यहाँ पे मास रखना नहीं है अभी, क्योंकि देखोगे जो अल्फा कण का द्रव्यमान होगा ना, वो भी इसी टर्म में आ जाएगा, तो दोनों कैंसिल हो जाते हैं, इसलिए एक्चुअल मास नहीं रखना है आपको। तो अल्फा कण का द्रव्यमान जो है, मास ऑफ प्रोटॉन एमपी हो जाएगा। और इस पर आवेश कितना होता है अल्फा कण पर? बोल रहा हूँ प्रोटॉन के लिए और लिख रहा हूँ, लिखा है प्रोटॉन के लिए और बोल रहा हूँ अल्फा कण। तो प्रोटॉन का द्रव्यमान, मास ऑफ प्रोटॉन, ऐसे लिख देंगे। और प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, ये हमें चाहिए। तो आवेश कितना होता है? प्लस ई के बराबर, ई के बराबर कर दो, या फिर प्लस ई लिख दो। फिर अल्फा कण के लिए क्या हो जाएगा? अल्फा कण के लिए द्रव्यमान क्या होता है अल्फा कण का? अल्फा कण होता है हीलियम का नाभिक, और हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होते हैं, तो सबका द्रव्यमान सेम ही होता है। तो लगभग 4 कण के बराबर, 4 न्यूक्लियन के बराबर, यानी कि इसका 4 गुना एक प्रोटॉन का। देखो, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, तो 4 हो गए, 4 मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर इसका द्रव्यमान हो जाता है। मास ऑफ अल्फा कण, मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, आवेश कितना हो जाएगा? तो देखो, नाभिक में क्या होते हैं, हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, लेकिन 2 प्रोटॉन पर 2 प्रोटॉन के बराबर आवेश हो जाएगा। एक प्रोटॉन पर ई होता है, तो 2 प्रोटॉन पर कितना हो जाएगा? 2e, प्लस का 2e, ये हो जाएगा। अब सारी वैल्यू रखने हैं, तो प्रोटॉन के लिए मान लो इसका लैम्डा पी, तरंग दैर्घ्य, जो दी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य बनेगी, एच अपान अंडर रूट 2 मास ऑफ प्रोटॉन, अल्फा प्रोटॉन के लिए, इंटू क्यू कितना है? ई, और समान विभवांतर से त्वरित किया जा रहा है, तो हम उसको मान लेंगे v। लैम्डा अल्फा, अल्फा कण के लिए डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य कितनी हो जाएगी? एच अपान अंडर रूट 2 मास, अल्फा कण का द्रव्यमान कितना होगा? 4 एमपी, 4 मास ऑफ प्रोटॉन
इंटू आवेश कितना हो जाएगा 2E इंटू वी। अब इन्हीं का अनुपात ज्ञात करना है, तो मतलब लैम्डा पी अपान लैम्डा अल्फा क्या हो जाएगा। जब इसको डिवाइड करोगे तो ध्यान से देखो, एच से एच कट जाएगा और ये वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा। सबको अंडर रूट के अंदर लिखता हूँ क्योंकि दोनों रूट में एच से एच कैंसिल हो जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, ये घर में बना रहेगा अंश में। तो क्या बन रहा है 2 × 4 MP इंटू 2EV अपॉन क्या करेंगे 2MP टू ई। तो जो कैंसिल हो रहा है MP से MP काट दो, E से E काट दो, V से V काट दो, क्या बचा 2 × 4 × 2, तो कितना हो गया 4 दूनी 8 यानी 16 बटे कितना बचा है, या फिर ऐसे करो ना 2 से 2 काट दो तो 4 दूनी 8 बचेगा। कितना आ जाएगा लैम्डा पी अपान लैम्डा अल्फा। इसको 8 को क्या लिख दोगे 2 √2, 4 × 2 करोगे 4 का वर्गमूल 2 आ जाएगा, 2√2/1 इसको लिख सकते हो 2√2/1। यही होगा ना, देख लो ध्यान से एक बार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का ग। कह रहा है कि प्रदर्शित परिपथ में ए व बी बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। जब पहला ऑप्शन दिया है, यहाँ का विभव है वी ए और यहाँ का विभव है वी बी। तो पहला ऑप्शन क्या है वी ए ग्रेटर देन वी बी और दूसरा है वी ए लेस देन, मतलब यहाँ का विभव जो है कम है वी बी से और पहले में यहाँ का विभव ज्यादा है वी ए। पहले लेते हैं वी ए ग्रेटर देन वी बी। अब होगा क्या यहाँ पे क्या लगा है एक डायोड लगा है। डायोड क्या होता है जब ये अग्र अभिनत में होता है, मतलब ये टी होता है इधर वाला पार्ट पी टाइप और इधर एन। तो अगर तो यहाँ पे धारा P से N की तरफ जाएगी, जब P से धारा N की तरफ जाती है तो ये धारा को प्रवाहित होने देता है, कोई दिक्कत नहीं है। जब धारा N से P की तरफ आती है तो ये धारा को ब्लॉक कर देता है, कोई भी धारा यहाँ से पास नहीं होगी, नहीं गुजरेगी जब N से P की तरफ जाएगी। तो बस यही डायोड का यही रोल है यहाँ पे। अब देखो ध्यान से, जब VA ग्रेटर देन VB होगा मतलब ये उच्च विभव पर होगा, ये निम्न विभव पर होगा। VA बड़ा है VB से, इसका मतलब क्या हुआ ये उच्च विभव हुआ, ये निम्न विभव हुआ। तो धारा VA से BB की तरफ प्रवाहित होगी। अब अगर धारा VA से BB की तरफ प्रवाहित हो रही है तो यहां से मान लो I धारा आई, इसमें I1 गई। वैसे ये सब करने की जरूरत नहीं है लेकिन मैं समझाने के लिए बस कर दे रहा हूँ। तो I1 अब यहां से धारा जाएगी और P से N की तरफ जा रही, तो ये धारा को सिंबली जाने देगा और ये इसका कोई रोल नहीं है, ऐसे समझ लो ये एक तार लगा हुआ है। अब जब इस धारा प्रवाहित हो रही है तो 20 ओम और 5 ओम किस में होंगे समांतर क्रम में। इसमें लिख चाहो तो लिख सकते हो डायोड अग्र अभिनत में होगा, अग्र अभिनत में होगा। और अग्र अभिनत में होने से क्या होता है धारा को सीधे प्रवाहित होने देता। तो बस इतना काम। 20 ओम 5 ओम किस में होंगे 20 ओम तथा 5 ओम समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। समांतर क्रम में होने से क्या होगा इनका तुल्य प्रतिरोध आर इक्विवेलेंट। जब दो प्रतिरोध हो तो बताया है मैंने कि ऊपर दोनों को गुणा कर दो नीचे दोनों को जोड़ दो। तो 20 × 5 बटे 20 + 5, तो 20 × 5 = 100। ये तो 20 और 5 ही है, 20 × 5 = 100 और बटे 20 × 5 = 25, 25 चौके तो कितना आ जाएगा 4 ओम तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा पहले केस के लिए। समझ में आ गया। फिर सेकंड पे आते हैं। सेकंड ऑप्शन क्या दिया गया हमें VA लेस देन VB। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ VA का विभवांतर जो है VB से कम है और अगर कम है तो ये उच्च विभव पर हुआ, ये निम्न विभव पर। इस बार धारा कैसे प्रवाहित होगी उच्च विभव से निम्न विभव, यानी कि B से A की तरफ। जब इधर की तरफ धारा प्रवाहित होगी तो ये N से P की तरफ जा रहा है, मतलब ये धारा को ब्लॉक कर देगा, इधर कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, जो भी होगी पूरी धारा इसी तरफ जाएगी। तो हमारे लिए यही एक प्रतिरोध काम में आ रहा है, इस प्रतिरोध का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो इस बार तुल्य प्रतिरोध सीधा सीधा लिख देंगे, कितना है एक ही प्रतिरोध है तो वही हो जाएगा 5 ओम। ठीक है, इसमें कुछ ज्यादा करना नहीं। ठीक है, डायोड का काम समझ में आया, N से P की तरफ जाएगा धारा को रोक देगा, तो ये प्रतिरोध किसी काम का नहीं रह जाएगा। धारा ऐसे आएगी और इधर A की तरफ चली जाएगी।
ठीक है? अब ऐसा दिमाग में लगाने लगना कि यहाँ से जो है इस तरफ घूम के जाएगी, फिर से उच्च प्रतिरोध से उच्च प्रतिरोध की तरफ नहीं जाएगी, उच्च से निम्न की तरफ जाती है धारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का घ। घ लास्ट पार्ट है ये। बोहर के परमाणु मॉडल के आधार पर यदि किसी इलेक्ट्रॉन की nवीं कक्षा की परिधि s हो तथा संगत कक्षा के लिए डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य लैम्ब्डा हो, तब सिद्ध कीजिए। तो क्या-क्या करना है हमें? डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य। डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य होती क्या है? लैम्ब्डा बराबर h अपॉन p, ये डी ब्रॉगली ने बताया था। और अगर कोई कण है, उसका द्रव्यमान है और वो v वेग से गति कर रहा है, तो p बराबर होता है mv। यहाँ पर mv लिख सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन गति करता है वृत्ताकार कक्षा में v वेग से, मान लो, तो उसका जो द्विब्रॉगली तरंगदैर्घ्य हो जाएगा लैम्ब्डा बराबर h अपॉन mv। अब इसको हमें प्रूव करना है। s बराबर n लैम्ब्डा। s क्या है? नवीं कक्षा की परिधि s हो। परिधि क्या होती है? 2 पाई r। 2 पाई r की वैल्यू दी गई है s। अब ये कोई रिलेशन सोचो, तो बोहर का जो सेकंड पॉस्टुलेट था, द्वितीय विपरीत था, वो क्या था कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में गति कर सकता है, उन्हीं कक्षाओं में घूम सकता है जिनका कोणीय संवेग n h अपान 2 पाई का पूर्ण गुणक हो, मतलब nh अपान 2 पाई हो। कोणीय संवेग L बराबर nh अपान 2 पाई, और L क्या होता है कोणीय संवेग? mvr। कोणीय संवेग का फार्मूला होता है, क्लास 11 में पढ़ाया जाता है, 12th में भी बताया जाता है। अब क्या करोगे? हमें क्या चाहिए? देखो, अगर इनमें रिलेशन बनाना है, लैम्डा एस बराबर एन लैम्डा प्रूव करना है, तो एक तो एच अपान एम बी चाहिए, तो एम बी को इधर ले आओ और 2 पाई आर की जगह पे एस लिखेंगे, तो 2 पाई को इधर ले आओ। समझ में आ गया? एम बी को इधर ले जाएंगे, इधर को 2 पाई लाएंगे तो 2 पाई आर इधर आ जाएगा, एम बी नीचे जाएगा, एन को आगे रहने दो, एच अपान एम वी कर दो। ठीक है, अब सारी चीजें लिख दो। ये दिया है परिधि 2 पाई आर की जगह पे एस, और एन एच अपान एम बी की जगह पे लैम्डा। यही प्रूव करना था हमें, हो गया प्रूफ। ठीक है, अब चलते हैं लॉन्ग आंसर की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 का। अब यहाँ से 3-3 नंबर के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। तो कह रहा है कि एक झिल्ली, एकल झिल्ली होता है ना, एकल झिल्ली से प्रकाश के विवर्तन के प्रयोग से केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई का सूत्र प्राप्त कीजिए तथा पर्दे पर प्राप्त प्रकाश की तीव्रता विभाजन पर चित्र बनाइए। तो चलो पहले चित्र ही बना देते हैं, ताकि फिर आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पे एकल झिर्री मतलब सिंगल स्लिट होती है, ये बहुत छोटी सी होती है, इसकी जो चौड़ाई होती है वो उसको हम ए से लिखते हैं। हालांकि थोड़ा बड़ा मैंने बनाया है समझने के लिए तुम्हारे, लेकिन ये बहुत छोटी सी होती है। ठीक। यहाँ से डी दूरी पर जो है एक पर्दा लगा होता है। अब हमें कोणीय चौड़ाई है, तो जो इसका मिड पॉइंट होता है वहां से मान लो थीटा एंगल पर यहाँ से यहाँ तक, और थीटा एंगल पर इधर से इधर यहाँ तक, यहाँ तक पहला। अब बड़ा बनाया है लेकिन इतना बड़ा बनता नहीं, जब आप एक्सपेरिमेंट देखें तो बहुत छोटा सा बनता है। तो यहाँ से यहाँ तक क्या है, इसको हम बोलेंगे केंद्रीय दीप्त। तो इसको डार्क कर दे रहा हूँ, ये क्या हो गया? केंद्रीय दीप्त। ठीक है, इसके बाद बनेगा तुम्हारा यहाँ से यहाँ तक, इसको हम बोलेंगे प्रथम अदीप्त। प्रथम अदीप्त के बाद प्रथम दीप्त। चलो इसको डार्क कर देते हैं, प्रथम दीप्त को। प्रथम अदीप्त मतलब फर्स्ट डार्क, यहाँ तक दीप्त है, फिर प्रथम दीप्त, फिर उसके बाद द्वितीय अदीप्त, यहाँ तक द्वितीय अदीप्त, फिर इसके बाद द्वितीय दीप्त, ये दीप्त। ये यार सिर्फ पर्दे पर ही बनाना है, तो पूरा बना देंगे। यहाँ से प्रकाश आता है, एक स्रोत होता है। अब सेम इसी तरीके से नीचे भी बनाना है हमें। क्या करना है? प्रथम अदीप्त, फिर प्रथम दीप्त, फिर द्वितीय दीप्त, फिर द्वितीय दीप्त, इस तरीके से जैसे यहाँ पे बनाया है हमने वैसे बना देना है। ये यहाँ से हो जाएगा प्रथम अदीप्त। तो बना दे रहा हूँ मैं, बाकी आगे बना लेना। इसके बाद जो है, और थोड़ा सा ये बात ध्यान रखना, इसमें क्या होता है, दीप्त की चौड़ाई जो है घटती जाती है। प्रथम नहीं, पहले तो ये अदीप्त होगा ना,
प्रथम अदीप्त और ये फिर प्रथम। ये जो चित्र बनाने के लिए कह रहा है, अब हमें कोणीय केंद्रीय जो है क्या करना है, केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई का सूत्र, मतलब केंद्रीय दीप्त, दीप्त को ही उच्चिष्ट बोलते हैं, उच्चिष्ट और अदीप्त को निम्निष्ठ बोलते हैं। तो इसकी चौड़ाई याद करना है, कोणीय चौड़ाई का मतलब है थीटा। तो कोणीय केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई कितनी हो जाएगी, तो ये चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा, थीटा प्लस थीटा, ये 2 थीटा हो जाएगा। अब होता क्या है, ध्यान से देखना, ये अब यहाँ से आगे हम क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू निकालना है बस। थीटा है क्या, ध्यान से देखो, यहाँ पे प्रथम अदीप्त और नीचे प्रथम अदीप्त जो बन रहा है, केंद्रीय दीप्त से प्रथम अदीप्त की दूरी ले लो और केंद्रीय दीप्त से नीचे प्रथम अदीप्त की दूरी ले लो, दोनों को जोड़ दो, हमें क्या मिल जाएगा, 2 थीटा, या फिर थीटा की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। तो जो अदीप्त यानी कि निम्निष्ठ जिसे हम बोलते हैं, अदीप्त यानी कि थीटा एन डार्क, निम्निष्ठ मतलब डार्क, इसका फार्मूला क्या होता है, एन लैम्डा बाई ए। प्रथम की बात कर रहे हैं, हमें प्रथम चाहिए, तो थीटा वन डार्क बराबर क्या हो जाएगा, एन की जगह पे 1 रख देंगे, लैम्डा बाई ए। तो यही जो है थीटा की वैल्यू हो जाएगी, थीटा प्लस थीटा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा बाई ए, यहाँ पर रख दो 2 लैम्डा बाई, ये तुम्हारी केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया क्या किया गया है, प्रथम अदीप्त की दूरी लेगी थीटा प्लस थीटा, यही केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई है इतनी, कोणीय चौड़ाई की बात कर रहा है इसलिए थीटा, जो विवर्तन में है कोणीय चौड़ाई की बात करते हैं। और अगर व्यतिकरण होता है YDSC, तो उसमें हम नॉर्मली फ्रिंज की चौड़ाई की बात करते हैं, y निकालते हैं। ठीक है, तो ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए अदीप्त वाला, वहां से फर्स्ट डार्क निकाल लेंगे, लैम्डा बाई ए, तो थीटा हो जाएगा लैम्डा बाई ए प्लस लैम्डा बाई ए। तो चाहे 2 लैम्डा बाई ऐसे कर दो, या फिर 2 थीटा अगर तुमने पहले कर लिया है तो थीटा की जगह पर लैम्डा बाई ए रख दो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 का खा, एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है, इसकी सहायता से अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र प्राप्त कीजिए। सबसे पहले एम्पियर का नियम लिख लेंगे, एम्पियर का परिपथीय नियम, पथीय नियम क्या होता है, तो इसका स्टेटमेंट मैं बोल दे रहा हूँ, बाकी फिगर वगैरह मैं बना दूंगा, जो लिख लीजिए इसको। देखो, जब किसी बंद लूप होता है कोई, जैसे मान लो एक क्लोज लूप बनाया हमने और इसमें से एक तार ऐसे जा रहा है, ठीक है, पहले तार बना लेना फिर लूप, और इसमें ऐसे धारा प्रवाहित हो रही है, इस तार के चारों तरफ हम चुंबकीय क्षेत्र बनता है, वो एम्पियर के नियम से कैसे निकालेंगे, या पहले एम्पियर का नियम कैसे डिफाइन करेंगे, तो किसी बंद लूप के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, लिख लीजिए साथ साथ में, किसी बंद लूप के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस लूप से होकर गुजरने वाली धारा का म्यू नॉट गुना होता है। फिर से एक बार बोल दे रहा हूं, किसी बंद लूप के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस लूप से होकर गुजरने वाली धारा का म्यू नॉट गुना होती है। अब इसका जो फार्मूला बनता है बी डॉट डी एल, को क्लोज लूप इंटीग्रेशन बोलते हैं, बराबर म्यू नॉट आई इन लिख देते हैं, इनक्लोज्ड मतलब उस लूप के अंदर से कितनी धारा, नेट धारा, अगर धारा कुछ ऊपर नीचे मतलब डायरेक्शन अलग है तो उसका बीजगणितीय योग ले लेते हैं, तो ये एम्पियर का नियम बन जाता है, फार्मूला उसका। और आगे क्या करना है हमें, अ, अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, तो ज्ञात कर देते हैं। एक तार बनाएंगे, ये कितना, अनंत लंबाई का है, ठीक है, इसमें धारा आई प्रवाहित हो रही है मान लो। अब इसके पास मान लो इससे आर दूरी पर एक पॉइंट पी है, यहाँ पर हमें चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, पहले उस बिंदु से, जिस बिंदु पर हमें ज्ञात करना है वहां से होकर गुजरता हुआ एक बंद लूप बनाएंगे, ताकि हम एम्पियर का नियम लगा सकें, और बिल्कुल ये सिमेट्रिकल होता है, इधर भी आर होगा, कम ज्यादा लग रहा हो तो देख लेना। यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में होगा, दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम से करोगे तो अंदर की तरफ होगा ऐसे, तो यहाँ मैं बना दे रहा हूँ, ये ऊपर की तरफ नहीं है, अंदर की तरफ, अंदर नहीं बना सकते ना। और उस पॉइंट पे हम उस लूप का एक छोटा सा टुकड़ा डीएल लें, और ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो गई।
तो डीएल भी उसी दिशा में होगा क्योंकि ये पूरा ऐसे लूप है, तार है, समझो। तो यहाँ पे डीएल की डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में लेंगे जिस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र है। तो जब एम्पियर का नियम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल बराबर म्यू नॉट, इसके अंदर से कितनी धारा जा रही है, आई। ठीक है, हमें पता है कि जो सर्कुलाकार जो वृत्ताकार चुंबकीय क्षेत्र बनता है कांस्टेंट होता है, नियत होता है, इससे आर दूरी पर। तो चुंबकीय क्षेत्र बाहर आ जाएगा, या फिर ऐसे कर लो आप बी डी एल कॉस थीटा पर लगा दो, ओपन करोगे डॉट प्रोडक्ट है ना, तो डॉट प्रोडक्ट में अदिश गुणनफल में कॉस थीटा आता है। थीटा कितना है, किसके किसके बीच का कोण होता है, चुंबकीय क्षेत्र और डीएल के बीच में। तो डीएल और चुंबकीय क्षेत्र एक ही दिशा में है, इसलिए थीटा कितना हो जाएगा यहाँ पे, 0 डिग्री हो जाएगा, बराबर म्यू नॉट आई। कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, बी डॉट बी डीएल बचेगा, और बी एक समान है, इस लूप पर कहीं भी जाओगे आर दूरी पर है, वृत्ताकार है, तो इसलिए एक सिमेट्री बनती है, सममित होता है, तो वहां पे हर जगह पर चुंबकीय क्षेत्र समान बनता है। तो उसको हम बाहर निकाल लेंगे, बी इंटीग्रेशन ऑफ डी एल बराबर म्यू नॉट आई। डीएल क्या है, डीएल इस लूप का एक छोटा सा टुकड़ा है। अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे, समाकलन करेंगे, समाकलन का मतलब इस छोटे छोटे टुकड़े को मिलाकर पूरा लूप ये दे देगा, और पूरा लूप मतलब ये वृत्त की परिधि बनेगी, और परिधि का फार्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। तो डीएल डीएल मिलके पूरा परिधि बन जाएगा 2 पाई आर। तो बी इंटू 2 पाई आर बराबर म्यू नॉट आई। ठीक है, तो बी बराबर हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, बी बराबर देखो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई लिखेंगे, और आई अपॉन आर, 2 पाई आर नीचे चला जाएगा, इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं, यही तुम्हारा चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला हो जाएगा, दिख रहा है ना। तो चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला क्या हो जाएगा, बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर। ठीक है, तो पहले एम्पियर का नियम का स्टेटमेंट लिखेंगे, फार्मूला लिख देंगे, और फिर अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र पूरा लिख के हेडिंग डाल के तब करना है। और इसके कारण जो है फिगर बना के उसके बारे में भी थोड़ा सा लिख देना, 2 लाइन, ऐसे नहीं डायरेक्ट कर दिया जाता, मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ क्योंकि बार बार लिखना उतना पॉसिबल नहीं है। क्या लिखेंगे, माना एक अनंत लंबाई का तार है जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, उससे आर दूरी पर, तार से आर दूरी पर बिंदु P पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, इतना हम कम से कम लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 का गा करके, एल लंबाई तथा ए अनुप्रस्थ परिच्छेद के धातु के तार के सिरों के बीच ई वैद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है, और चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग वीडी तथा वैद्युत क्षेत्र ई के संबंध का वेक्टर स्वरूप में सूत्र प्राप्त कीजिए। चलिए करते हैं इसको। क्या कह रहा है कि एल लंबाई का एक तार है, एल लंबाई का एक तार है, इसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल कितना है, ए है, और लंबाई दी गई है, ये दिया गया है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग, इससे जो है वैद्युत क्षेत्र आरोपित करने का क्या मतलब है, उससे एक बैटरी जोड़ दी जाती है वी वोल्ट की। अब ये प्लस वाला सिरा है, इधर प्लस हो जाएगा, इधर माइनस, तो प्लस से माइनस की तरफ जो है एक वैद्युत क्षेत्र आरोपित हो जाता है। अब क्या होता है, इसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन, क्योंकि चालक तार है तो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, और मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में एक नियत वेग से गति करने लगते हैं। इन्हीं इलेक्ट्रॉनों के वेग को, उस नियत वेग को हम अनुगमन वेग कहते हैं। तो आगे जो है, ठीक है, तो हमें क्या करना है कि वीडी और वैद्युत क्षेत्र, अनुगमन वेग और वैद्युत क्षेत्र में संबंध स्थापित करना, उसका वेक्टर स्वरूप। तो फार्मूला क्या बनता है, मैं सीधा सीधा फार्मूला पहले लिख दे रहा हूँ, फिर उसको प्रूफ करते हैं। वीडी इक्वल टू माइनस ई बाई एम इंटू टाउ एवरेज। टाउ क्या है, श्रांतिकाल, औसत श्रांतिकाल, और इस पर वेक्टर लगा देंगे। माइनस क्या शो करता है हमें, माइनस ये बताता है कि जो अनुगमन वेग, वेग की दिशा है वो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में है। ठीक है, तो माइनस का यहाँ पे ये। अच्छा, अब ध्यान से देखो करना क्या है, कैसे शुरुआत करेंगे। तो इसका पहले अंदर का मैकेनिज्म जानना पड़ेगा, ये बिल्कुल बेसिक है, ये क्वेश्चन बहुत रेयर ही पूछा जाता है, लेकिन अब पूछ लिया गया है तो हम इसको करते हैं। क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जब तार के अंदर जब होते हैं, नॉर्मली क्या होते हैं, इनके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन, मान लो ये तार है, ये एक पदार्थ का टुकड़ा है चालक का, और इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है, और जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो जो नाभिक पर आता है वो धनावेश भी आता है, तो ऐसे
धन आवेश कोटर बोलते हैं इन्हें हम। इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं। ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, बहुत सारे धन आवेश होंगे। तो इलेक्ट्रॉन जब गति करना शुरू करता है, मान लो इसके पास कुछ थर्मल वेलोसिटी का मतलब नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर, क्योंकि चालक पदार्थ है तो रूम टेम्परेचर पर ही मुक्त इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं और ये गति करते रहते हैं उसमें, ऐसे रुके नहीं है, बहुत तेज गति करते रहते हैं। लेकिन हम तो ये बोलते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन गति करते हैं तो वैद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो नॉर्मली जब ये थर्मल वेग से गति करते हैं, थर्मल वेग से गति करते हैं तो उसमें क्या होता है, वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, क्योंकि इनका जो औसत वेग होता है, औसत तापीय वेग बोलते हैं, औसत तापीय वेग वो शून्य हो जाता है। जैसे ये यहाँ गया, फिर इधर आया, फिर इधर आया, फिर इधर आया, तो औसत इनका एवरेज जो तापीय वेग निकल के आता है वो 0 निकल के आता है। इसलिए जो है कोई नॉर्मल अवस्था में रखे हुए चालक पदार्थ में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। अब क्या होता है, जब बैटरी लगाई जाती है तो उस पर वैद्युत क्षेत्र आरोपित होता है। तो फिर ये धीरे-धीरे जो है बहुत कम 10 की घात -4 कोटि का वेग होता है, उससे चलने लगते हैं वैद्युत क्षेत्र के विपरीत, तो जो है वैद्युत क्षेत्र की दिशा में धारा प्रवाहित होती है। तो ध्यान से सुन लेना क्योंकि ये पूरा मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। जब तक एक्सप्लेन नहीं करूंगा, अभी डायरेक्ट डेरिवेशन कर दूंगा तो आप समझ नहीं पाओगे इस चीज को। तो क्या करते हैं, चलो एक दो बना दे रहे हैं, यहाँ पे धनावेश, यहाँ पे धनावेश, और एक इलेक्ट्रॉन है मान लो, वो तापीय वेग u1 से चलना शुरू किया। ठीक है, फिर यहां से जाके यहाँ टकराया, यहाँ से चला। अब वैद्युत क्षेत्र क्योंकि लग चुका है तो इस पे बल लगेगा, E इंटू ई, क्यू ई बल लगता है ना, F बराबर क्यू ई। तो बल लगेगा तो उसमें त्वरण उत्पन्न हो जाएगा, और त्वरण उत्पन्न के कारण वेग बढ़ेगा। यहाँ जाते जाते वेग v1 हो चुका है, जैसे टकराया फिर वेग शून्य हो गया, फिर तापीय वेग इसके पास है, फिर से चलना शुरू किया u2 से, फिर यहाँ आते आते ऐसे v2 वेग हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, फिर u3 से चलना शुरू करेगा। तो ऐसे टकराते टकराते जो है बहुत स्लो स्पीड, नहीं तो बहुत तेज चलता, अगर ऐसा ये कोटर न होते, धनावेश न होते तो बहुत तेज चलता। तो फिर होता क्या है, इनके जो ये औसत वेग है ना, इसी औसत वेग को हम अनुगमन वेग कहते हैं। तो चलो अनुगमन वेग निकालते हैं। vd बराबर, यहाँ पे मान लो v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस डॉट डॉट vn बटे कितने इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते तो n इलेक्ट्रॉन बोल दे रहे हैं n। इन्हीं का औसत वेग जो निकालते हैं तो वो हमें अनुगमन वेग मिलता है। अब v1 बराबर क्या होगा, क्योंकि बल लग रहा है तो त्वरण उत्पन्न होगा। यहाँ पे मान लो त्वरण a1 उत्पन्न हुआ है, यहाँ पे a2 a3 ऐसे त्वरण उत्पन्न होगा। तो v1 बराबर क्या होता है, गति का प्रथम समीकरण आपको याद होना चाहिए, v बराबर u प्लस ए टी। अब t की बात कर लेते हैं, टाइम। यहाँ से एक क्वार्टर से दूसरे क्वार्टर तक जब ये इलेक्ट्रॉन गति करता है तो उसमें लगे टाइम को हम क्रांतिकाल लिखते हैं, टाउ से लिखते हैं उसको। तो टाउ 1, यहाँ पे टाउ 2, इस तरीके से थोड़ा सा बड़ा बना लें, ध्यान से देखना तो दिखेगा। u1 है, ये v1 है, यहाँ पे a1 टाउ। तो v1 क्या हो जाएगा, v बराबर u प्लस ए टी। तो u1 प्लस a1 टाउ 1, v2 बराबर इसी तरीके से हो जाएगा u2 प्लस a2 टाउ। v3 बराबर क्या हो जाएगा, u3 a3 टाउ 3। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। एक चीज ध्यान देना यहाँ पे, क्योंकि सब इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान एक ही होता है, तो सब पे त्वरण एक ही लगेगा। तो हम त्वरण को हाँ, सब त्वरण A1 A2 नहीं है, त्वरण अलग अलग है, क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन पर बल कितना लगेगा, F इक्वल टू क्यू इंटू ई। क्यू की वैल्यू इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, माइनस ई के बराबर। F बराबर एम ए अगर रखोगे तो माइनस ई इंटू ई, और त्वरण कितना हो जाएगा, माइनस ई इंटू ई बाई एम। तो ये त्वरण की बदली सब पे जो है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, सभी इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान सेम होगा ना। तो जो हमने A1 A2 लिखा है इसको A1 A2 में लिखा ए ए। ठीक है, क्योंकि सबका त्वरण सेम होगा, सभी इलेक्ट्रॉनों का त्वरण, क्योंकि जब बल सेम लग रहा है तो त्वरण सेम होगा। इसी तरीके से वी एन बराबर हो जाएगा यू एन प्लस ए टाउ। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू रख दो थोड़ा सा इसको, वी डी इक्वल टू वी1 की जगह पे क्या रखेंगे, u1 प्लस ए टाउ। कैलकुलेशन करना पड़ेगा इस क्वेश्चन के लिए। v2 की जगह पे रखेंगे हम u2 प्लस ए टाउ 2, प्लस v3 की जगह पे रखेंगे u3 प्लस ए टाउ 3 प्लस डॉट डॉट यू एन प्लस ए टाउ एन।
टाउ क्या है ध्यान रखना, टाइम है यहाँ पे, श्रांतिकाल जिसे कहते हैं। ठीक है, एक कोटर से एक धनावेश से दूसरे धनावेश तक टकराने में जो समय लगता है उसको हम क्रांतिकाल कहते हैं, बटे n हो जाएगा। अब u को और a को, a वाले टर्म u वाले टर्म को अलग अलग कर लेंगे। vd बराबर u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट डॉट un, n को भी अलग कर देते हैं बटे n प्लस, अब देखना यहाँ पे क्या बचेगा, a टाउ 1 प्लस a टाउ 2 प्लस a टाउ 3 प्लस a टाउ n। तो इसमें से a कॉमन ले लेंगे, a कॉमन ले लिया तो क्या हो गया, टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 प्लस डॉट डॉट टाउ n अपॉन क्या हो जाएगा, n। ठीक है, इसमें से ये जो u a टाउ 1 a टाउ 2 a टाउ 3 था, उसमें से a कॉमन ले लिया और बचा टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3। ये वाला पार्ट ध्यान दें, ये जो u है मतलब जिस वेग से चलना शुरू करता है इलेक्ट्रॉन, उसको हम तापीय वेग करते हैं, कहते हैं थर्मल वेग, जिससे नॉर्मली अगर उस पे बैटरी नहीं लगी हुई है चालक तार तो भी इलेक्ट्रॉन गति कर रहे होते हैं। किस गति से करते हैं, वो तापीय वेग से करते हैं। तो एवरेज तापीय वेग, जो औसत तापीय वेग होता है, ये क्या है, u1 प्लस u2 प्लस u3 उतने नंबर से डिवाइड करते हैं तो ये औसत ही तो निकल कर आता है। तो औसत तापीय वेग क्या हो जाता है, शून्य होता है। अगर औसत तापीय वेग जीरो ना होता तो नॉर्मली तार रखा है, कॉपर का तार रखा है, उसमें भी करंट फ्लो होने लगता, क्योंकि औसत तापीय वेग जीरो होता है। यहाँ पे लिख देना, औसत तापीय वेग, औसत तापीय वेग शून्य होता, शून्य है। ये दिखाई दे रहा है ना यहाँ तक। चलो अभी यहाँ पे कर देते हैं, थोड़ा ज्यादा नहीं बचा है। Vd बराबर क्या हो जाएगा, दिख रहा है ना, Vd बराबर, ये तो जीरो हो जाएगा, a टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 प्लस टाउ n बटे n। तो ये हो जाएगा टाउ एवरेज, जब n से जितने भी नंबर है उतने नंबर से जब डिवाइड करते हैं, हम भाग देते हैं, तो वो औसत निकल के आता है। तो ये औसत क्रांतिकाल हो जाएगा। औसत क्रांतिकाल को हम कैसे लिखेंगे, टाउ एवरेज से। ठीक है, ए की वैल्यू रख देंगे जो हमने निकाला है, माइनस ई, कैपिटल ई अपॉन एम इंटू टाउ एवरेज। आ गया वही चीज जो हम करना चाहते थे। अब इन्हीं पर वेक्टर लगा दो, वी डी माइनस ई डॉट ई अपॉन एम टाउ एवरेज, औसत क्रांतिकाल। ये फार्मूला दिख रहा ना यहाँ तक। ठीक है, तो इसी को हमें प्रूफ करना था यहाँ पे, और माइनस चिन्ह लिख देना। माइनस चिन्ह यह बताता है, क्योंकि सदिश रूप में लिखना है तो सदिश दिशा के बारे में बता देंगे थोड़ा। ये अनुगमन वेग वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होता है, ये माइनस चिन्ह प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। नहीं आया होगा, ध्यान से ये वाला प्रोसेस, इसके अंदर का मैकेनिज्म जब समझ जाएंगे कि कैसे तापीय वेग से चलना शुरू करता है, फिर दूसरे धनावेश से टकराता है, वहां तक जाते जाते इस पर वैद्युत क्षेत्र की वजह से बल लगता है और बल के कारण त्वरण उत्पन्न होता है। तब तक उसका त्वरण होता है, क्या करता है, त्वरण वेग को बढ़ा देता है। तो u1 से चलना शुरू करता है, v1 से जाके टकराता है, फिर वेग जीरो होता है, फिर तापीय वेग से चलना शुरू करता है और फिर से त्वरण वेग को बढ़ा के v2 कर देता है, दूसरे से टकराता है, फिर यही प्रोसेस होता रहता है और एक औसत वेग मिल जाता है इसको। उसी वेग से इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ना चलना शुरू करता है और उसी औसत वेग को हम अनुगमन वेग कहते हैं, vd से लिखते हैं। फिर इसके लिए क्या क्या प्रोसेस किया गया ध्यान से देख लो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 का घ। कह रहा है चित्र में 3 प्रत्यावर्ती धारा परिपथ दिखाए गए हैं जिनमें समान धारा है, कारण से समझाइए कि यदि आरोपित प्रत्यावर्ती वोल्टेज ई की आवृत्ति बढ़ाई जाए तब इनमें प्रवाहित धारा के मान पर क्या प्रभाव होगा। तो ये ई दिया है प्रत्यावर्ती धारा का सोर्स, ई से लिख लेते हैं हम या फिर वी से लिखते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि इसमें अगर आवृत्ति बढ़ाई जाए, आवृत्ति फ्रीक्वेंसी को एफ से लिखते हैं, ये बढ़ाई जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा इनमें प्रवाहित होने वाली धारा पे। इसमें आई हो रही, इसमें भी समान धारा प्रवाहित हो रहा है, आई आई। ठीक है, तो अब होगा क्या, इसमें धारा क्या होता है, आई बराबर ई बटे आर, आई बराबर वी बटे आर होता है। वी हमने ई से लिखा है यहाँ पे वैद्युत वाहक बल, ई बटे आर, क्योंकि सिर्फ प्रतिरोध लगा है तो आर का जो है आवृत्ति से कोई लेना देना है नहीं। तो यहाँ पे क्या होता है, आवृत्ति बढ़ाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
तो आगे जब समझाएंगे तो आपको समझ में आएगा इस पर क्यों प्रभाव नहीं पड़ता। आवृत्ति बढ़ाने से धारा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रभाव ये अगर प्रतिरोध सिर्फ प्रतिरोध लगा हुआ है तब कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरों पर पड़ता है, कैसे पड़ता है ये देखते हैं। इस पे आ जाते हैं। इसमें क्या होता है, आई बराबर हम जब लिखेंगे तो ई बटे इसका प्रतिरोध, इसको हम बोलते हैं एक्सेल। प्रेरकत्व का प्रतिरोध को एक्सेल बोलते हैं। एक्सेल क्या होता है, प्रेरण प्रतिघात बोलते हैं, तो ना प्रेरण प्रतिघात, ये भी क्या है, प्रतिरोध ही है, लेकिन जो प्रेरकत्व जो प्रतिरोध ऑफर करता है यहाँ पे लगाता है उसको हम प्रेरण प्रतिघात एक्सेल से लिखते हैं। तो 1 अपान देखो V बाई आर होता है तो E बाई आर, यहाँ प्रतिरोध की जगह पे एक्सेल हो जाएगा। तो एक्सेल क्या होता है, एक्सेल का फॉर्मूला पड़ा होगा ओमेगा एल। एक्सेल बराबर ओमेगा एल, यहाँ पे लिख लेना एक्सेल बराबर ओमेगा एल। एल है प्रेरकत्व और ओमेगा क्या होता है, कोणीय आवृत्ति। आई बराबर ई, ओमेगा की जगह पे 2 पाई एफ। ओमेगा क्यों ला रहे हैं, क्योंकि हमें आवृत्ति से संबंध देखना है और हमें पता है ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ, 2 पाई एफ एल। अब यहां से देखो ये इसके व्युत्क्रमानुपाती है, धारा और आवृत्ति में क्या संबंध है, व्युत्क्रमानुपाती। तो जब हम आवृत्ति बढ़ाएंगे, क्योंकि क्या कह रहा है, आवृत्ति बढ़ाई जाए, आवृत्ति बढ़ाएंगे तो धारा का मान घटेगा, यानी कि आवृत्ति बढ़ाएंगे तो क्या होगा, धारा का मान घटेगा। यहाँ पे लिखेंगे हम आवृत्ति बढ़ाने पर, आवृत्ति बढ़ाने पर धारा का मान गिराना है। तो समझ में आ गया कैसे किया। बस आई बराबर वी बटे आर, वी के हमने यहाँ पे ई से लिखा तो ई बटे आर। आर है प्रतिरोध का, प्रतिरोध ही होता है, और प्रेरकत्व का प्रतिरोध को हम प्रेरण प्रतिघात बोलते हैं, एक्सेल से लिखते हैं। एक्सेल का फार्मूला होता है ओमेगा एल, ओमेगा की जगह पे 2 पाई एफ। ऐसा क्यों करें, क्योंकि हमें आवृत्ति से संबंध देखना है। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे भी आई बराबर हो जाएगा वी, यानी कि ई बटे आर। इसके प्रतिरोध को क्या लिखते हैं हम, एक्स सी। इसको बोलते हैं संधारित्र प्रतिघात, धारित्य प्रतिघात या फिर संधारित्र प्रतिघात बोल दो, संधारित्र प्रतिघात। आई बटे एक्स सी हो जाएगा। एक्स सी बराबर क्या होता है, एक्स सी बराबर होता है 1 अपान ओमेगा सी। ये फार्मूला पढ़ा होगा आपने। तो इसकी जगह पे 1 अपान ओमेगा सी रखोगे तो ई बटे 1 अपान ओमेगा सी ऊपर हो जाएगा, चला जाएगा, तो ई इंटू ओमेगा सी हो जाएगा। अब फिर से ओमेगा की जगह पर हम क्या रखेंगे, 2 पाई एफ, तो ई इंटू 2 पाई एफ सी। अब यहां से देखोगे तो एफ ऊपर है, मतलब समानुपाती है। आवृत्ति बढ़ाएंगे तो धारा का मान बढ़ेगा, एफ बढ़ाएंगे तो आई क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि समानुपाती। यहाँ पे चाहो तो लिख देना, इसमें भी लिख देना आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती है किसके, आवृत्ति के लिए। आवृत्ति बढ़ाएंगे तो घटेगा, और यहाँ पे क्या है, धारा जो है आवृत्ति के समानुपाती है। तो आवृत्ति बढ़ाएंगे तो धारा का मान बढ़ेगा, यहाँ से लिख देना आवृत्ति बढ़ाने पर, आवृत्ति बढ़ाने पर धारा का मान बढ़ेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ तीनों समझ में आ गया। तीनों एक एक नंबर के हैं, 3 नंबर का क्वेश्चन है। अब जो है इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। 1 घंटा 5 मिनट का वीडियो हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में सेकंड पार्ट में क्वेश्चन नंबर 5 के सभी, फिर थर्ड पार्ट में लॉन्ग आंसर 5 नंबर वाले करेंगे। यहाँ तक आप कर लीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।